नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। महाराष्ट्र में 228 सीटों के लिए चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेजी से चलने लगी हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी एक साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। महायुति के बीच 240 सीटों पर तालमेल हो गया है, लेकिन 48 सीटों पर बात फंसी हुई है। मोटा मोटा 150 के आसपास बीजेपी लड़ने वाली है। 85 सीट के आसपास एकनाथ शिंदे की शिवसेना और करीब 45-50 सीटों पर अजित पवार के एनसीपी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिन 48 सीटों पर पेच फंसा है, उनको फाइनल करने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हो रही है। उधर विपक्ष की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी 260 सीटों पर सहमति कर ली है, लेकिन 28 सीटों पर यहां भी मामला फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने आज ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के स्टेट लेवल के नेता फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी से बात करनी पड़ेगी, वही मामले को सुलझा सकते हैं। इसके बाद एमवीए की भी दिल्ली में बैठक होने की तैयारी है। बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा के हार के कारण सहयोगी दल अब कांग्रेस को दबाव में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता। ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। वोट जिहाद का आरोप, ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। तो महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल को लेकर लगातार जो है पेच फंसे हुए हैं। अब महायुति और महाविकास अघाड़ी महाविकास अघाड़ी जो है चुनाव मैदान में है। और महायुति की बात करें, सत्ता में शामिल बीजेपी, एकनाथ शिंदे जिनकी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट है, और अजित पवार के एनसीपी, तीनों महायुति में है। और महाविकास अघाड़ी की बात करें एमवीए,
उसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की शिवसेना है। दोनों गठबंधन 288 सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अपने सीटों को तालमेल कर रहे हैं। तकरीबन कुछ सीटों पर दोनों गठबंधनों में पेश फंसा हुआ है। इन्हीं तब मौसम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। दरअसल वहाँ के जो समीकरण हैं उनकी बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद जो है वो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी जो है सियासी तौर पर गड़बड़ हो गई है। इसी का जवाब अब उनके सहयोगी दल जो है लगातार दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ये है उद्धव सेना के जो बांद्रा इस सीट पर जो है अनिल परब वहाँ के नेता हैं, उन्होंने वरुण देसाई का नाम घोषित कर दिया आज। और संजय राउत ने अपने प्रेस बयान में यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के जो स्टेट लेवल के नेता हैं वो जो है सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतना अधिकार नहीं है, इतनी समझ नहीं है। उसके बाद ये फाइनल जो है राहुल गांधी करेंगे। तो संजय राउत ने कहा कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा और राहुल गांधी से बात करने दिल्ली जाएंगे नेता। तो बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो है क्या हरियाणा के हार जो है उसका महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 48 सीटों में से जो MVA है, महाविकास आघाड़ी है, उसको 30 सीटें मिली थी, उसमें भी कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। और उद्धव ठाकरे 9 की पार्टी 9 सीट जीती थी और शरद पवार की पार्टी 8 सीट जीती थी। इधर महायुति उसको झटका लगा था, केवल 17 सीटें जीत पाई थी, जिसमें बीजेपी को 9 और शिंदे की शिवसेना को 7 और अजीत पवार के एनसीपी को केवल 1 सीट मिली थी। तो लोकसभा चुनाव में अच्छा करने के बावजूद और विधानसभा की बात करें तो ये माना जा रहा था कांग्रेस जो है अपर हैंड होगी और वो काफ़ी कुछ जो है अपने सहयोगियों पर दबाव बनाएगी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सहयोगी उस पर दबाव बना रहे हैं। और जिस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी का नाम ही घोषित कर दिया। विदर्भ और मुंबई की सीटों पर बातचीत फंसा हुआ विवाद जो है, करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। दोनों ही पार्टियां यहां पर अपने अपना प्रत्याशी उतारना चाहती हैं। तो इस बीच कांग्रेस ने जो है हरियाणा चुनाव से काफ़ी सबक भी लिया है, कई बड़े बड़े नेताओं को वहाँ भेजा है। भूपेश बघेल जी पहुँचे हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब गए हैं और सचिन पायलट जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव पिछले साल लड़ा चुके हैं। भले वहाँ कांग्रेस हारी हो, लेकिन जिस तरह से रणनीति तैयार करने के लिए उनको वहाँ पर लगाया गया है ताकि माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पर किया जा सके। राहुल गांधी बार बार हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इस बार हम जो है जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाएंगे। उन्होंने शादी वाले घोड़े और दौड़ वाले घोड़े का उदाहरण भी पेश किया है अहमदाबाद के कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो माना जा रहा है कांग्रेस बहुत गंभीर है इस बार महाराष्ट्र जीतने के लिए, क्योंकि उसको जो फील्ड से जो ऐसा लग रहा है कि कहीं सहानुभूति की जो है वो जनता के बीच में एक लहर है जिसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। तो महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, घरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करें महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस तरह सीटों की शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। दोनों ही गठबंधन लगातार बातचीत का रास्ता सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। गुफरान अंसारी साहब है, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। और सबसे पहले गुफरान अंसारी साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सीटों का तालमेल फंसा हुआ है और यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है आज, जिस तरह से शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, उन्होंने बयान दिया कि आपकी जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है वो जो है अक्षम है, वो सीटों को फाइनल नहीं कर पा रही है, राहुल गांधी जी करेंगे। ये एक बड़ा बयान चर्चा में रहा। इससे माना गया कि सहयोगी दबाव में ले रहे कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और सबसे ज्यादा सीटें आपने जीती थी, लेकिन हरियाणा ने सब गुड़गोबर कर दिया है। हरियाणा के बाद जो है वो दबाव जो है एक बार फिर कांग्रेस पे आ गया है, जो सहयोगी पार्टियां लगातार आप पे हावी हो रही हैं। जी, और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी के लिए भी और महाराष्ट्र की जनता के लिए, इसके साथ 5 साल इसी उठा रहा है। और साथ ही इसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी जानती है कि हर सीट कितना महत्वपूर्ण है, पर विचार करना जरूरी है। गुफरान जी, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही है, दोबारा फिर आता हूं आपके पास, आपका ऑडियो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तपोष पाल जी, जो गठबंधन सीट शेयरिंग का जो विवाद जो है वो महाविकास अघाड़ी में है, वो महायुति में भी है। करीब 48 सीटें ऐसी जहां बात बन नहीं पा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि आप लोग कह रहे थे हम हमेशा तैयार हैं हम, लेकिन ये तैयारी थी कि अभी तक जो है दिल्ली और मुंबई चल रहा है, अभी दिल्ली में बैठक है, यहां भी मामला फंसा हुआ है। देखिए, हमारे अलायंस को आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक अलायंस है। देवेंद्र फडणवीस जी बैठे, एकनाथ शिंदे जी बैठे, अजीत दादा बैठे और 90% से ज्यादा सीटों पर हमारा तालमेल हो चुका है। कहीं मीडिया में किसी नेता ने किसी नेता के विरोध में कहीं कोई स्वर आपको नहीं सुनाई देंगे। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक अलायंस। एक दूसरे से मन जब मिलते हैं तो उस हिसाब से हमारी कार्यशैली भी बनती है और हम अच्छे उन्नत रिजल्ट की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, देखिए, जो इस तरीके की बातें चल रही हैं, विदर्भ में हमारा सीधा जो लड़ाई है वो है कांग्रेस के साथ, वहां हम जीतेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे सीधा लड़ाई हमारी एनसीपी के साथ है। एनसीपी में टूट हुई है और उसका मेन जो सिंबल है और जो धड़ा है वो हमारे साथ है, वहां भी हम जीतेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में वहां सीधी लड़ाई हमारी उद्धव गुट यूबीटी के साथ होगी, लेकिन वहां भी हम अच्छे रिजल्ट के साथ हम सामने आएंगे। मराठवाड़ा में भी यूबीटी के साथ हमारा आएगा 2-2 हाथ करने का मौका, वहां भी हमने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, वहां भी हम जीतेंगे। ठाणे, कुंकड़ और मुंबई, इन दोनों जगहों पे यूबीटी ग्रुप अगर अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रही है तो मैं बता दूं कि इस बार अच्छा खासा रिजल्ट हम देंगे और एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजीत दादा के साथ मिलके जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो एक अच्छे रिजल्ट हमें सामने दिखेंगे। जहां तक आपने देखा है कि महाविकास अघाड़ी की बात, तो आप सवेरे से न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि स्टेट लीडर्स सक्षम नहीं है, कोई स्टेट लीडर्स को गालियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं हम सीधा केंद्र में बात करेंगे। एक एक सीट के लिए पहले तो कैंडिडेट की इन्होंने घोषणा कर दी है,
एक तरफ कांग्रेस घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ यूबीटी शिवसेना घोषणा कर रही है। तो सीधा सीधा मतभेद दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जनता कॉन्फिडेंस खो देती है। जनता को यह मालूम चलता है कि आप लोग बड़बोलेपन में और अपने आप को आगे दिखाने के चलते जनता के सामने एक सक्षम और स्थिर नेतृत्व देने में विफल है। तो इसके चलते इसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। पंडित अवधेश शुक्ला जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और शिवसेना उद्धव गुट बहुत आक्रामक है, कांग्रेस पर दबाव बना रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो है उद्धव जी को सीएम फेस घोषित किया जाए। कांग्रेस मान नहीं रही है, शरद पवार जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि जो है वो सुप्रिया सुले जी को जो है आगे सीएम का पद देना चाहते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे किनारे करना चाहते हैं। मतलब आपस में झगड़ा चल रहा है। उद्धव सेना जो है बांद्रा ईस्ट जो सीट है वरुण देसाई को दे दी आज। तो शुक्ला जी कैसे, मतलब जब सीटें तालमेल तय नहीं हुआ, कैसे नाम वरुण देसाई का घोषित कर दिया गया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सब तालमेल अच्छा है और राउत साहब ने जो भी कहा है सही कहा है। हमारा 260 सीटों पे तालमेल बन चुका है, 28 सीटों पे तालमेल बनने का रह गया है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा मतलब है दबाव बना रहे हैं। वहां पे महाराष्ट्र में उनकी क्षमता नहीं है उतना, फिर भी हमारे साथ आने पे उनकी क्षमता लोकसभा में बढ़ी है, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस को आज जो भी सफलता मिली है आज हमारे साथ आने से मिली है। कांग्रेस इतना सीट कभी महाराष्ट्र में नहीं जीत के आई है, इसलिए जो भी हमारा मतलब गठबंधन है सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है महाविकास अघाड़ी के। लेकिन शुक्ला जी आप कह रहे दिक्कत नहीं आ रहा, आप ही बता रहे कि दिक्कत है। जब आप खुद सीट घोषित कर रहे हैं पहले जो है बिना सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए फिर आराम से बोलिए, पूरा मौका दूंगा आपको। जो तरीका ये होता है कि तय होता है सीटें, हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, हम इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया के सामने बात आती है कि भाई सीटें तय हो गई हैं, ये पार्टी इतनी सीट पे लड़ रही है, उसके बाद सीटों के नाम घोषित होते हैं और आप लोग पहले घोषित करते रहे। जैसे कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी में किया, कोई मीटिंग हुई नहीं, पहले सारे नाम घोषित कर दिए, उससे कहा कि देखिए 2 सीटें बच रही हैं आप ले लीजिए। अब मजबूरी बेचारी कांग्रेस क्या करती, उसको बचाना था, 2 सीटें ले ली उसने, और वही आप फार्मूला जो है महाराष्ट्र में अपना रहे हैं। सर कोई भी फार्मूला नहीं अपना रहे। जो लोकसभा में आपने देखा था, जो हमारा विनिंग सीट है ना उसमें हमारा कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, और जो हमारी ताकतवर सीट है जहां पे वहां पे कैंडिडेट तो कांग्रेस ने भी अपना डिक्लेयर किया है कई जगह। तो 20 और 28 के आसपास हम लोग का अभी तालमेल बनने को बाकी है, बाकी का सभी जगह तो फाइनल हो चुका है करीब करीब। ठीक है, कहां मतभेद दिख रहा है? ये तो बीजेपी को मनगढ़ंत कहानियां मिल रही है। बीजेपी के अंदर क्या सीट बटोला नहीं हो रही है? अजीत दादा कितना सीट मांग रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब ने 100 सीट के आसपास मांग रहे हैं। तो महायुति में भी गठबंधन में बहुत ज्यादा सीट बटोला हो रहा है सीट को लेके। तो ये अपना घर नहीं देख रहे, दूसरे के घर के ऊपर इनका ताक लगा के बैठे हैं। ठीक है, गुफरान जी क्या कहेंगे? गुफरान जी आवाज आ रही है? गुफरान जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर इंदुकान आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही। डॉक्टर इंदुकान के साथ बात चलते हैं। ठीक है डॉक्टर, हाँ इंदुकान जी को आवाज आ रही है। ठीक है, इंदुकान दीक्षित जी, महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो 2 बड़े गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को भारी सफलता मिली थी, 48 में से करीब 30 लोकसभा सीटें इस बार जो थे महायुति ने जीती थी, उससे उनका हौसला बुलंद था। और लगातार जो है हरियाणा से पहले ये अगर कोई कह रहे थे राहुल गांधी जी की महाराष्ट्र जीतेंगे तो लोग यकीन कर रहे थे और लग रहा था कि वाकई बात उद्धव ठाकरे जिस तरह शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, अपने आप को सीएम के चेहरा घोषित करने की बात कर रहे थे, लेकिन हरियाणा ने तो बिगाड़ा। अब संजय राउत जी के बयान ने ये बता दिया कि कलह जो है बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि मामला जो है अभी थोड़ा सा बराबरी का आ गया है? जी देखिए, नमस्कार नवीन जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा चुनाव के जो परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक रहे हैं, और जिस तरह का मोमेंटम वो लेकर चल रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उस मोमेंटम को महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड के चुनाव के पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। और देखिए बड़ी बात क्या है कि अगर एक सिनर्जेटिक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे और ऑर्गेनिक गठबंधन होता है तो कोई अपना साथी, कोई सहयोगी, अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 2 साथी गए हैं तैराकी करने और एक साथी डूब रहा है,
तो दूसरा उसको उसमें से निकालने की कोशिश करता है, न कि ऐसी कोशिश करता है कि वो और अंदर डूब जाए, निकल ना पाए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हरियाणा में थोड़े से विपरीत परिणाम आए कांग्रेस के लिए, तो उसके जितने सहयोगी है जो कहते हैं कि हम लोग गठबंधन सहयोगी हैं, सब उससे बार्गेनिंग करने में लगे, सारे उसकी आंखें दिखा रहे हैं उसको, सब उसकी मतलब एक जो कहते हैं अपने उत्तर भारत में उसकी औकात दिखा रहे हैं। तो ये होता है जब आप में इंटरनल प्रतिद्वंदिता भी होती है। लेकिन देखिए राजनीति में ये बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी ताकत आजमाइश सभी पार्टियां करते हैं। लोग यहाँ धर्मार्थ कार्य के लिए तो आए नहीं है, वो राजनीति के लिए आए हैं, और वो राजनीति करते हैं सत्ता के लिए। दो तरह की राजनीति होती है नवीन जी, एक जन सेवा के लिए, एक सत्ता के लिए। अब देखिए एक बड़ी बात क्या होती है कि आपको सत्ता में आना है जन सेवा करने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के लिए आपको परस्पर एक दूसरे की जो मजबूती है वो देखनी होती है, कौन कहाँ से जीत सकता है। अगर देखिए हम एक गठबंधन के तौर पे सोचते हैं कि हम सब एक हैं, जब गठबंधन की बात होती है तो कोई भी टीम का जो आदमी है अगर उसके साथ हमारा गठबंधन है तो उसको भी हम उतना ही प्रश्रय देते हैं, उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने उम्मीदवार को देते हैं, न कि ये प्रयास करें कि हमारा उम्मीदवार तो जीत जाए, मजबूत है, विपक्ष हमारा जो दूसरा सहयोगी हमारा जो राइवल रहा है पहले का, उसका उम्मीदवार जीते न जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भावना अभी भी किसी भी गठबंधन में उस तरह की नहीं है जैसी एक जमाने में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में इसी महाराष्ट्र में हुआ करती थी। वो रियल में एक आग्नि गठबंधन था। अब जो हरियाणा के चुनाव परिणाम है नवीन जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद जो भी गठबंधन महाराष्ट्र में होगा, और ये दोनों गठबंधनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है हरियाणा चुनाव के बाद, वो गठबंधन हरियाणा में और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे दोनों को जोड़ करके, दोनों के परमुटेशन कम्बिनेशन देख करके दोनों गठबंधन करेंगे। और हरियाणा चुनाव के परिणाम का ये असर है, ये प्रभाव है, और जम्मू कश्मीर का भी। याद रखिए मैंने आपके यहाँ संगीत चर्चा में कहा था जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटें लड़कर महज 6 सीटों पर सफलता मिली है। उसके गठबंधन को सफलता मिल गई है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, और ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण कांग्रेस ने चाहे पब्लिक में कुछ भी कहा हो, लेकिन कांग्रेस वहां गठबंधन में सरकार में नहीं शामिल हुई है, क्योंकि उसके जो गठबंधन सहयोगी एनसी है उसको अपने बलबूते पर ही वहां बहुमत मिल गया। आप ये देखिए कि जिस एनसी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसने 52 में से 43 सीटें जीती हैं, स्ट्राइक रेट देखिए, और कांग्रेस ने 36 लड़ करके सिर्फ 6 जीती हैं। तो कांग्रेस को न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी झटका लगा है। ये समझने और सोचने और सीखने की बात है। अब इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अच्छी लड़ाई लड़ी और गठबंधन ठीक से बना लिया, क्योंकि देखिए कांग्रेस पे एक आरोप ये भी है कि हरियाणा में गठबंधन करने के दौरान उन्होंने अपने छोटे छोटे जो इंडिया के साथी थे उनको महत्व नहीं दिया। जैसे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि उन्होंने भी कुछ सीटें मांगी थी लेकिन उनको महत्व नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी उनका इतना बड़ा गठबंधन सहयोगी था, उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया। और उनके अपने, अब आज कांग्रेस के लिए कुछ नेताओं को सुन रहा था कि उनके अपने खुद के भी जो उम्मीदवार ऐसे जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिया था उन्होंने उनको 20 सीटें हरा दी, ऐसा कांग्रेस के कुछ बड़े शीर्ष नेता कह रहे थे। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है, चाहे शुक्ला जी और लोग कितना भी दावा कर लें, आप ये देखिए कि शुक्ला जी भी कांग्रेस को बता रहे हैं कि उनको समझना पड़ेगा। उनके नेता संजय राउत ने तो खुलेआम कह दिया कि कांग्रेस की कोई औकात ही नहीं बोलने की, कांग्रेस की जो लीडरशिप है महाराष्ट्र की, हम तो सीधे हाईकमान से बात करेंगे। तो जिनके साथ मिलकर आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है। ये कैसा गठबंधन है? और वो भी तब जबकि चुनाव की स्थिति आ गई है और आपको मिलजुल करके अब वहां पे चुनाव लड़ना है और सरकार बनाने की तैयारी करनी है। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिलाजुला करके जो हरियाणा के जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोमेंटम बनाया था इंडिया गठबंधन ने, वो मोमेंटम कहीं न कहीं टूट गया है। उसको वापस लाने के लिए पटरी पर कांग्रेस को, और विशेष करके कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उद्धव ठाकरे गुट के एक बड़े नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी को खुले दिल से राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री चुनाव में कहा था कि इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो क्यों नहीं आज कांग्रेस खुले दिल से उद्धव ठाकरे को घोषित करेगी, महाराष्ट्र चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी बात है। अब अगर इस जन का, अगर मान लीजिए कि लीडरशिप को लेकर कि किसकी लीडरशिप में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस चीज को तय किए बिना चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसका भी प्रभाव वहां के चुनाव पर पड़ने की आशंका हमको दिख रही है। जी ठीक है गुफरान जी,
ये बात वाकई जो संजय राउत जी ने जो जिस तरह से अंदाज में कही है, वो नाना पटोले जी जो है उनको बहुत बुरा लगा है। तो आपको लगता है इस तरह समझाइए, थोड़ा नहीं कहना चाहिए उनको जो है इस तरह बातें मीडिया के सामने। हेलो हेलो गुफरान जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि कोई भी मतभेद नहीं है। ये तो आप लोग को सबको दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी बौखलाहट है कि जो कि 24 घंटे में यहाँ पे टोल माफ कर दिया गया, यहाँ पे न जाने कौन कौन सी योजनाएं चालू कर दिया। बीजेपी यहाँ बैकफुट पे है, शिंदे सरकार बैकफुट पे है। ये अब इनको कुछ पता नहीं है तो ये ले दे के यही चले आए हैं कि महाविकास आघाड़ी में मतभेद है। महाविकास आघाड़ी में कोई भी मतभेद नहीं है। हमारा यहाँ सीट शेयरिंग पे भी बात अच्छी खासी बन चुकी है। ले दे के 28 सीटों पे है। तो हमारे साथ गठबंधन में और भी है, जैसे समाजवादी है, टेका पक्ष है, और भी छोटे दल है। तो उनके साथ में हम लोग तालमेल बना के वो भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगे। और कांग्रेस को ये सोचनी चाहिए कि महाराष्ट्र में आज जो भी सहानुभूति का लहर है वो हमारे साथ है। और उद्धव जी के कार्यकाल में जो 2.5 साल का था वो महाराष्ट्र के लिए सबसे बढ़िया कार्यकाल था। ये हमारा मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, एक सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है कि उद्धव जी के कार्यकाल में 2.5 साल में महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, जो कि कोरोना पीरियड था। तो करेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी और ब्रेक के बाद राजधानी में फिर आपका स्वागत है। आज बात करें महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही हैं, उस बीच आखिरकार दोनों गठबंधन किस तरह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ और उनके पास चलते हैं। तपोष पाल जी हैं नेता बीजेपी के, गुफरान अंसारी साहब हैं नेता कांग्रेस के, पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब वरिष्ठ पत्रकार। गुफरान अंसारी जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जिस तरह से जो है कांग्रेस पर लगातार दबाव बन रहा है, तो ये आप मानते हैं हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ है? हालांकि महाराष्ट्र में जो आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत सीटें जीती थी, राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट थे और लगातार हरियाणा से पहले वो 56 इंच के सीना खत्म कर देने की बात कर रहे थे, उसको बराबर कर देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी क्या लगता है महाराष्ट्र में अभी वो पहले वाली जो है बयार है अभी कांग्रेस के लिए? जी, आपने जो भी कहा मैं उसमें से कुछ बातों से असहमत हूँ। राहुल जी ने ये सब नहीं कहा। नहीं, कश्मीर में कहा था 56 इंच का सीना हमने बराबर कर दिया चुनाव से पहले। राहुल जी ने ये जरूर कहा है कि महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतने जा रहा है।
और ये होगा। नहीं, वो तो मैं चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान जो है राहुल गांधी जी का जो जोश था वो अभी जो है नहीं, आज भी वही जोश है। आपको लग नहीं रहा है, जोश वही है। राहुल जी को आने दीजिए, महाराष्ट्र की जनता राहुल गांधी जी का वेट कर रही है और आपको खुद देखने को मिलेगा राहुल गांधी जी का और उनके कार्यकर्ताओं का जोश महाराष्ट्र में। और वही सब जो बातें राहुल जी पहले भी किए हैं, महाराष्ट्र की जनता से जितना 5 साल में धोखाधड़ी की गई है, उनकी चुनी हुई सरकार। नाना पटोले जी थोड़ा नाराज थे आज जो है, आज जो जिस तरह से जो है संजय राउत जी का बयान आया कि महाराष्ट्र का जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो सक्षम नहीं है, तो उसको लेकर थोड़ा सा खुश नहीं थे वो नाना पटोले जी। देखिए, संजय राउत जी भी वरिष्ठ नेता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी भी बहुत वक्त से कांग्रेस के बड़े डिसीजन में कांग्रेस के संगठन को महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से चला रहे हैं। तो निश्चित है यदि कुछ बातें इधर उधर होती है तो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन क्योंकि गठबंधन की जिम्मेदारी बड़ी है और हम ये सारी बातों को भूलकर आगे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की न केवल जीत बल्कि महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों में ना इंडिया गठबंधन का कोई दल ध्यान देने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी यही, जब उनके पास मुद्दे नहीं होते, जब जनता को बताने का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता कि हमने 5 सालों में जितने वादे किए थे उनमें से क्या पूरा किया, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। हरियाणा में पूरी कोशिश की गई कि हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सबको अलग अलग दिखाने की कोशिश की जाए और यहाँ भी वही सब हो रहा है। यहाँ चुनाव से पहले ही कुछ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और 260 से ज्यादा सीटों पर निर्णय ले लिया गया है कि कहां पर कौन लड़ेगा। 20-25 सीटों पर निर्णय होना बाकी है, क्रूशियल निर्णय है। तीनों पार्टियां बड़ा जनाधार रखती है, तो सब मिलकर के निर्णय लेंगे। संजय राउत जी का ये बयान रहा कि दिल्ली से निर्णय होगा, तो सीटों का निर्णय तो महाराष्ट्र में ही होगा, लेकिन कौन लड़ेगा इसका निर्णय तो सीईसी में होता है, ये संजय राउत जी ने कहा है। इससे तो हम सहमत हैं। शिवसेना ने बांद्रा ईस्ट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, नाम भी घोषित कर दिया वरुण देसाई जी का, ये भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये सब कुछ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देखेगा। और दूसरी बात यह है कि जब बैठकें लगातार चल रही है, आज से नहीं, महाराष्ट्र को लेकर पहले से इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही, तो ये बात उद्धव जी को और शिवसेना को भी पता है कि कहां पर उनको सीटें मिलने वाली, कहां पर वो इलेक्शन लड़ने वाले। हाँ, थोड़ा वेट करें, जब तक पूरी सहमति नहीं बनती है तब तक सीटों का चयन करके रखें, घोषणा करने में बहुत जल्दी ना करें। सारे सहमति बनने के बाद घोषणा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और एक मैसेज जनता में जाना है कि स्ट्रांगली इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रही है जनता के लिए न्याय के। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर जो विश्लेषक महोदय ने कहा कि क्यों महाराष्ट्र में उद्धव जी को चेहरा कांग्रेस प्रमोट नहीं कर देती। कांग्रेस नहीं, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि उनका मुख्यमंत्री आने वाला कौन होगा और वो दिख जाएगा चुनाव में। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा था? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को चेहरा बना दिया गया था? क्या आप बताएं भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुख्यमंत्री फेस लगा करके चुनाव लड़ रही है? और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को खींच तान करके लड़ा गया चुनाव की, पता नहीं योगी जी को हटा दे चलते चुनाव में। तो आप अपनी निर्णय देखें, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है। आप दूसरों को ना देखें, हमारी रणनीति पर इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोई जोश राहुल गांधी जी का या उनकी टीम का, कांग्रेस का या शिवसेना उद्धव ग्रुप का या फिर वो एनसीपी का कम होने वाला नहीं है। शरद पवार जी की एनसीपी का कोई किसी तरह से चुनाव में कोई दबाव नहीं है। सब निर्णय थोड़ा सा विचार करके लिया जा रहा है, कोई दबाव में नहीं है, एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बहुत अच्छा तालमेल और सामंजस्य है पार्टी में। चलिए, अच्छी बात है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है। वह शुक्ला जी, एक बार फिर आपका कहना चाहूंगा, 3 सीटें हैं मुंबई की। मुंबई में तो वैसे वर्सोवा, बायकुला और धारावी,
इन 3 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही, जबकि यहां पर शिवसेना मजबूत मानी जाती है। तो आप भी तो जाकर जबरदस्ती की मजबूत सीटें मांग रहे हैं उनकी, तो वो इसीलिए वो अपने उम्मीदवार पहले उतार दे रहे हैं। नवीन जी, ये तीनों सीट पे हमारे बड़े नेता हैं, वो निर्णय ले लेंगे। और भाई खाला का सीट शिवसेना के ही पास थी, शिवसेना के पास थी भाई खाला का सीट पहले। और धारावी की सीट मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस वहां से वर्षा जो वहां पर जो अपनी बहन को उतारना चाहते हैं इस बार। हाँ, तो ये सब शीघ्र नेतृत्व लेगा निर्णय। लेकिन हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी की हालत एकदम खराब हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर जगह बीजेपी फेल है। इसलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ चर्चा। अरे इतना ही है तो कम से कम बीजेपी तय कर ले अपना मुख्यमंत्री पहले। बीजेपी भी तो कर सकती है ना, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है तय? या एकनाथ शिंदे को प्रमोट करे कि हाँ एकनाथ शिंदे बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे महायुति से। अरे भाई, चुनाव होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा, ये आप तय करके लिख लीजिए। नहीं तो देखिए शुक्ला जी, तो ये तो आप पार्टी लाइन से हट के बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हमारा चेहरा घोषित करो। तमाम बार यही तो विवाद का विषय है कि चेहरा नहीं बनाया जा रहा उनको। देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं, 2.5 साल का जो नेतृत्व था उद्धव जी का, वो महाराष्ट्र में एक विकासशील गति से गया था। और उद्धव जी जो काम किए हैं कोरोना काल में, उसे भुलाया नहीं जाता। तो ये मान के आप चलिए कि जो भी नेतृत्व तय करेंगे महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता, वो मानना पड़ेगा। और इसमें दो राय नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी है और रहेंगे। शरद पवार जी, अगर शरद पवार जी सुप्रिया सुले के लिए बात करते तो कहेंगे युवा नेतृत्व लाना चाहिए। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब बीजेपी की मनगढ़ंत बातें चल रही है। जो भी होगा ये मान के चलिए कि महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री होगा। और एक भी ये भी सोच लीजिए कि उद्धव जी का जो कार्यकाल है वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उद्धव जी का कार्यकाल कोरोना काल में हुआ था। और इतना बेहतर मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं हुए थे। भारत में सबसे अच्छा काम किए थे उद्धव जी। तब एकनाथ जी क्यों चले गए छोड़ के? फिर तो बने रहते। हेलो, एकनाथ शिंदे जी फिर क्यों छोड़ गए? अरे एकनाथ शिंदे जी छोड़े नहीं गए थे भाई, एकनाथ शिंदे जी को छोड़वाया गया था। अरे बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए ना, आज सामने आ रहा है। ईडी का डर था, सीबीआई का डर था, न जाने क्या क्या डर था। आज उनकी हालत क्या हुई है आप सोचिए। और इसके बाद एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं महाराष्ट्र के, ये तय है। और न तो अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। एक ख्वाब देखना दोनों बंद हो जाए, क्योंकि जो कार्यकाल इन्होंने जो किया है ना महाराष्ट्र की जनता के साथ में, महाराष्ट्र जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि जो अजित पवार एकनाथ शिंदे साहब दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है तपोष पाल जी, शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दम इसलिए लगता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जिस तरह से जो है सहानुभूति लहर चली और जो विपक्ष को जो है काफ़ी सीटें मिली। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपको कि महाराष्ट्र में जो गच्चा मिल जाएगा, जो वहाँ जो हरियाणा और महाराष्ट्र 2 जगह जो है यूपी 3 राज्यों में जो आपको गच्चा मिला, उसकी वजह से मोदी जी की सरकार थोड़ा सा कमज़ोर साबित बताई गई। तो लेकिन जो है इस बार आप लोग जो है मजबूती से आना चाह रहे हैं, लेकिन सहानुभूति का क्या करेंगे जो उद्धव ठाकरे को मिली हुई है? सहानुभूति के तहत मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन में शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पे लड़ी, 9 पे जीती। उनका 16.72% वोट परसेंटेज था। कांग्रेस 17 पे लड़ी, 13 पे जीती। उनका भी 16.92% था। एनसीपी 10 पे लड़ी, 8 पे जीती, 10% करीब करीब उनका वोट परसेंटेज था। टोटल इंडी गठबंधन को अगर देखें तो 48 पे लड़ी, 30 जीती और करीब करीब 44% उनको वोट परसेंटेज मिला। वो जितने पे लड़े और जितने पे जीते उसकी मैं बात बता रहा हूं। लेकिन सहानुभूति हमेशा नहीं चलती है, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सहानुभूति आपका मुद्दा है और उसके आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे बड़ा बचपना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कानून व्यवस्था भी तो उठा रहे हैं, कानून इस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। मैं आ रहा हूँ। तीसरी बात मैं बता दूं आपको। देखिए शुक्ला जी, आप थोड़ा समय दीजिए, बाकी लोग भी बोलने दीजिए थोड़ा बीच बीच में।
उस समय देखिए एनसीपी टूटी निजी कारणों से, ये शिवसेना भी टूटी निजी कारणों से। निजी कारण क्या था एनसीपी टूटने का? अभी अभी आपने नाम लिया कि सुप्रिया सुले को आगे किया जा रहा था और अजीत पवार और अजीत दादा उसके लिए एग्री नहीं थे, उसलिए टूटी। और शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे इसलिए टूटी क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी थी शिवसेना की, जो बाला साहब ठाकरे हमेशा से ये कहते थे कि अगर कांग्रेस के साथ कभी गठजोड़ करना पड़े तो आई विल क्लोज माय शॉप, तो उस आधार पे जो उनका जो आइडियोलॉजी था उसके आधार पे टूटी। और ये दोनों ही धड़ा टूटने के बाद भाजपा के पास आई। अब ये आरोप लगा रहे कि हमने तोड़ा, हमने कहां तोड़ा? आपके निर्णयों के कारण वो टूटा है, आपके आइडियोलॉजी के कारण टूटा है। और ये बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया अजीत पवार जी को, वो सब डॉक्यूमेंट दिखाए, इसके बाद वो टूट गया है, विपक्ष कहता है। सीबीआई और ईडी के डर से अगर इस तरीके से होने लगता तो सबसे ज्यादा ईडी ने रिकवरी किया है इस बार पैसे के मामले में, और सीबीआई के मामले में भी कई केसेस आए जो कि ये चीजें हुई हैं। और हमने ऐसा कभी भी गलत इंटेंशन से किसी के ऊपर नहीं आरोप डाला है। जो आरोपी थे और जो रिकवरीज हुई है वो बिल्कुल जेन्युइन है और कैश मिल रहे हैं लोगों के घर से, डिजिटल ट्रांजैक्शन होने के बावजूद कैश मिल रहे हैं। तो ये तो आप कैसे, ईडी और सीबीआई बना किस लिए है? सीबीआई दोषियों को पकड़ने के लिए बना है और ईडी अपनी जांच करने के लिए बना है। मैं अभी कर्नाटका के बारे में आपको ईडी की जो चार्जशीट दायर हुए वो एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज मैं बता दूं, ये कुछ देर पहले बता रहे थे कि सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है उद्धव ठाकरे जी का। उद्धव ठाकरे जी जिस समय कार्यकाल में थे उस समय करप्शन में लिप्त थे, उन्होंने कई बड़ी बड़ी घोटाले किए थे और उसके ऊपर अभी जांच भी चल रहा है। बाकी मैं बता दूं कि हम लोगों ने उस समय, अभी जब हमारी सरकार बनी तो हमने क्या किया, बुनियादी ढांचे में मुंबई मेट्रो रेल का हमने विस्तार किया, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, समृद्ध मार्ग 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, ये बढ़ रहा है और ये आर्थिक विकास कर रहा है। मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक जो कि सबसे लंबा समुद्री पुल है, उस पे काम चल रहा है। कृषि सुधार में और किसान कल्याणकारी में हमने कर्ज माफी की है, सब्सिडी किया है, जल युक्त शिवार अभियान चलाया है और एथेनॉल की उत्पत्ति बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े, इसको बढ़ावा दिया गया है जिससे कि किसान कंफर्टेबल रहे। सरकारी विकास और स्मार्ट सिटी, पुणे और नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल, इसमें किस तरीके से डिजिटल माध्यम से हर एक चीजों को जोड़ा जाए उस पे हमने काम किया है। सस्ती आवास परियोजना पे हमने काम किया। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में बता दूं, स्वास्थ्य ढांचे में हमने सुधार किया है, जन स्वास्थ्य अभियान में किया है जिसमें टीकाकरण अभियान सबसे मेन था। डिजिटल शिक्षा पहल आपने देखा, डिजिटल यूनिवर्सिटी हमने बनाया और उसमें हमने गरीबों को और गांवों को जोड़ा है। उसमें औद्योगिकी और आर्थिक विकास, उसमें निर्माण, आईटी क्षेत्र में निवेश और व्यवसायिक सुगमता, इसको हमने बढ़ाया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का ठीक है, बहुत सारे काम किए, वो भी गिना सकते हैं काम तो देखिए, और महिलाओं के लिए कौशल विकास, ये हमने किया है। एक चीज और मैं बता दूं, ये मुंबई जो है वो इस समय एशिया का नंबर 1 सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं। तो शंघाई भी पीछे हो चुका है इस समय। तो हमारा मुंबई प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने यहाँ पे जो भी विकास किया है वो इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं किया कि केवल हम मुंबई या महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। हमने पूरे देश में और विश्व में किस तरीके से हमारे फुटप्रिंट बने, हमने मुंबई को उस लेवल का तवज्जो दिया है। ठीक है, शंघाई बना दिया आपने मुंबई को, मैंने सुना नहीं कहीं, मैं गया भी नहीं उधर काफी समय से। शुक्ला जी बताएंगे, शुक्ला जी बन गया शंघाई मुंबई? ये कर रहे हैं सर, ये शंघाई नहीं बना है, ये तो बिहार से भी ज्यादा खतरनाक राज्य हो गया है। यहाँ इनके ही नेता का मर्डर हो जा रहा है और यहाँ ट्रैफिक पुलिस से मतलब फोन पे धमकियां दिया जा रहा है, वही मांगा जा रहा है। इनकी जो विकास है ना, अभी बताएं तो आश्चर्य होगा कि 2.5 साल में कितना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है महाराष्ट्र में, छोटी बच्चियों के साथ में गलत हुआ है। इनका ये विकास है और इनके ही वित्त मंत्री है अजीत पवार। अजीत पवार साहब खुद बोले हैं कि खजाना पूरा खाली कर दिया जा रहा है। मतलब चुनाव में ऐसे ऐसे योजना लाए हैं कि जो कि योजना और धरातल पे काम नहीं होगा, सिर्फ चुनाव में पैसा डाला जाएगा। इनका विकास सिर्फ
कुछ चुनिंदे लोगों के लिए है। और यहाँ का महाराष्ट्र का ना लॉ एंड ऑर्डर इस समय ये ऐसी हालत हो गई है कि आप बोल नहीं सकते। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब, जिस तरह से सहानुभूति की बार बार बात की जा रही है, तो ये कह रहे हैं तपोष पाल जी, सहानुभूति की लहर का फायदा लोकसभा चुनाव में ले चुके हैं, अभी विधानसभा चुनाव में जो है काफी समय बीत गया है, अभी उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि ये मुद्दा रहेगा या केवल काम के आधार पर चुनाव होगा? नवीन जी, जो सहानुभूति की बात थी, अगर थी तो वो लोकसभा चुनाव में उसमें जनता ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। अब उसके बाद जिस प्रकार से उस नुकसान को देखते हुए, सचमुच में काफी नुकसान हुआ वहां पे भाजपा गठबंधन सहयोगी दलों के, उसको देखते हुए तात्कालिक कदम उठाते हुए तमाम जन कल्याण की योजनाएं एक नाथ शिंदे की सरकार ने प्रारंभ की हैं, विशेषकर महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने की। मैं व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को जानता हूं, उन्होंने कहा कि इसका काफी फर्क जनता में पड़ा है। देखिए, एक चीज हमारे देश का दुर्भाग्य सौभाग्य तो समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी ने एक परंपरा शुरू की मुफ्तखोरी कराने की, तो जो ये मुफ्त के रेवड़ियां बांटने का काम शुरू हुआ है, उसका प्रभाव जनता में दिखने लगा है कई जगहों पर। देश में राष्ट्रीय भावना से वोट करने की कमी दिखती है। मैं तो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से कह रहा हूँ कि ये मुफ्तखोरी जिसको कहा जाता था, भाजपा के लोग खुद कहते थे, आज वो लगते हैं लोगों के अकाउंट में पैसा डालने के लिए मजबूर है। जिन जिन राज्यों में चुनाव के लिए जा रहे हैं वहाँ बता रहे हैं कितना पैसा डालेंगे, आखिर अगर उनके लिए मुफ्तखोरी थी तो क्यों पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अब ये देश की परिस्थितियां खुद ऐसी बन गई है कि आर्थिक तंत्र कहीं जाए, देश कहीं जाए, देश की रक्षा स्थिति कहीं भी हो, लेकिन ये मुफ्त की चीजें बांटना जरूरी है अगर आपको चुनाव जीतना है। ये हो गया देश। अब ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रति इस दिन तक कंपटीशन क्या है कि हम किसको कितना अधिक क्या चीजें मुफ्त में दे सकते हैं। लड़ाई उसी की होगी ना जी। अब सिंपैथी वाली बातें इस समय तक लगभग खत्म हो गई हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के झटके से अब ये इक्वल ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है। थोड़ा बहुत प्रभाव रह गया होगा, अदरवाइज देखिए गुफरान साहब कह रहे थे अपने बयान में कि वो शायद गलती से कह गए हो, मैं क्या समझता हूँ यहाँ पर, कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 5 वर्षों में क्या नहीं भुगता है। अरे उस 5 वर्ष में तो आपसे 2.5 साल भी थे, तो अगर 2.5 साल में भुगतो तो भुगता है तो अच्छी बात है। तो उनका निश्चित तौर पर यह तर्क होगा कहने का कि पिछले 2.5 सालों में जिसमें पक्ष की सरकार उनकी रही। तो देखिए, दोनों ही सरकारें अपनी अपनी क्लेम कर अपने दावे कर रहे हैं। और एक बात मैं कहूँगा पंडित शुक्ला के बारे में, देखिए उन्होंने यहाँ पे जो बयान कहा वो उनके ही पार्टी के तमाम नेताओं से बिल्कुल अलग। एक तरफ जहाँ शिवसेना के सभी लोग स्वयं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो गठबंधन सहयोगियों को वो लाभ नहीं मिलेगा महाविकास अघाड़ी में जो मिल सकता है अगर मेरा चेहरा घोषित है। और दूसरी तरफ स्वयं शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये बाद में तय हो जाएगा, लेकिन दूसरे पलटते ही दूसरे क्षण क्या कह रहे हैं वो कि देखिए 2.5 साल में जो चेहरा था उद्धव का, उसका कोई स्थानी नहीं है और ये मैं निश्चित बता रहा हूँ कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये हो सही है कि बाद में चुना जाएगा कौन मुख्यमंत्री है, कि ये बात सही है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर ये तय है तो उद्धव ठाकरे स्वयं कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। और खासतौर से मैंने कई सीनियर लीडर्स को यहाँ किशोर तिवारी जी को मैंने सुना, इवन संजय राउत जी भी अंदर खाते सबसे कह रहे हैं, वो कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उद्धव का चेहरा, और मैं भी मानता हूँ कि अगर उद्धव के चेहरे से 2.5 साल की सरकार अच्छी चली तो इनको घोषित करके चेहरा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने में अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करते हैं तो उसके अच्छे गुणों का, अच्छे कामों का भी आपको लाभ मिलता है। अभी देखिए गुफरान जी कह रहे थे अपनी बातों में कि देखिए हरियाणा में भाजपा ने कौन सा सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, शायद वो भूल गए कि हरियाणा में भाजपा ने बाकायदे सैनिक का चेहरा घोषित करके और चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री के तौर पर। ये अगर उन्हें नहीं जानकारी है तो उन्हें करेक्ट कर लेना चाहिए। पूछ लेते हैं गुफरान जी से, गुफरान जी कुछ बोलना चाहते हैं। गुफरान जी, शुक्ला साहब सही कह रहे थे कि कई राज्यों में भाजपा ने, जैसे मध्य प्रदेश में कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और बाद में चुनावों के बाद तय किया। इवन राजस्थान में भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये अपनी अपनी पार्टियों का सिस्टम होता है, लेकिन जहाँ पे एक पार्टी लड़ रही होती है वहाँ जनरली ऐसा होता है। जहाँ कई पार्टियां गठबंधन बना के लड़ती हैं, जैसे शुक्ला जी कह रहे थे, जब तय ही है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्यों नहीं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए नवीन जी, आपको याद दिलाऊंगा, बिहार में 2015 का चुनाव हो रहा था, बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा था बीजेपी और उधर आरजेडी और
जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव में के मैदान में बीजेपी के लोग गए तो मैं सर्वे के लिए गया था और मैं कवर कर रहा था पूरा बिहार का चुनाव। लोगों ने कहा कि देखिए, एक तरफ तो नीतीश का चेहरा है जिनका ईमानदार और एक स्वच्छ शासक का उनका अपना एक चरित्र है, सामने उदाहरण है। दूसरी तरफ भाजपा में निश्चित तौर पे अच्छी पार्टी हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े आएंगे मुख्यमंत्री बनने, उनका कौन चेहरा है? इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था भाजपा को। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि अगर उद्धव का चेहरा स्वीकार्य है तो गठबंधन के लोगों को उनके चेहरे को घोषित करके ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। ठीक है गुफरान जी, आप बोलेंगे। एक सवाल साथ में, राहुल गांधी जी बार बार घोड़े वाला उदाहरण दे रहे हैं, शादी वाला घोड़ा और जो है दौड़ने वाला घोड़ा। तो इस बार आपने कुछ दौड़ने वाले घोड़े भेजे हैं, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी हैं, नासिर हुसैन साहब हैं जो आपके जो है सांसद हैं, और सचिन पायलट के साथ जो है गहलोत जी भी हैं, तमाम लोग भेजे हैं। तो हरियाणा वाली गलती इस बार आप नहीं कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट है, लग रहा है कोई अच्छा चुनाव होगा। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये बात तो गुजरात में कही थी, गुजरात के हाँ, गुजरात अहमदाबाद में कही थी, मुझे याद है। लेकिन वो संदर्भ बार बार जो है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हो रहा है। पार्टी मीटिंग में कही थी, क्योंकि पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को अलग जिम्मेदारी बांटने के लिए, युवाओं को बांटने के लिए राहुल जी ने जो सोचा था वो किया था। और हाँ, राहुल जी कार्यशील लोगों को काम देने में नहीं चूक रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक। हरियाणा में हुड्डा जी में छोड़ दे सारा चुनाव ना, इसलिए। लेकिन मैं अभी मुझे आप नवीन जी पहले एक दीक्षित जी के 2-3 सवालों का जवाब दे देने दीजिए। दीक्षित जी ने दोनों तीनों बात में मेरे ऊपर गलत टिप्पणी की कि मैंने कहा 5-7 सालों से महाराष्ट्र में जनता ठगी जा रही है, तो उसमें उद्धव ठाकरे जी की भी सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की भी सरकार थी। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था 5 साल पहले महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी, चुनी हुई सरकार को गिराया गया था। पूरा सेंटेंस मेरा ये था कि जनता ने चुना और जनता ने एक सरकार बनाई थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, और उस सरकार को किस तरह से खरीद फरोख्त के गिराया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सामने आया। और आप दीक्षित जी ने फिर एक बात कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस की 6-7 सीटें आई है और कश्मीर में दावा कर रहे हैं गठबंधन धर्म क्या होता है। इस तरह से तो शिंदे जी मोदी सरकार में शामिल ही नहीं है, क्योंकि उनके तो 7 सांसद हैं और अजीत पवार जी का तो 1 सांसद है। तो किस तरह से आप गठबंधन का मतलब क्या समझते हैं? अभी भी हमारे गठबंधन में यदि किसी दल को ज्यादा, लगता फोन कट गया, आप आवाज चली गई। हाँ ठीक है। तपोष पाल जी, आखिरी बयान आपसे लेना चाहूंगा कि जो है कब तक तय हो जाएगा, सब सीटों का फाइनल कब तक हो जाएगा? कुछ समय है? आज बैठक चली दिल्ली में। देखिए, मैं करेक्ट कर दूं, ये बार बार कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार को हमने तोड़ा, ऐसा नहीं है। शिवसेना के साथ मिलके हमने चुनाव लड़ा था, मोदी जी के चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा था, मोदी जी के नाम पे, उनके काम पे हमने चुनाव लड़ा था। और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने का प्रलोभन दे के कांग्रेस और एनसीपी अपने साथ लेके गई, ये छला था आपने। उसके बाद मैं वही तो बता रहा हूं कि उसके बाद फिर आइडियोलॉजी के तहत शिवसेना टूटी है। ये कोई सीबीआई और ईडी के कारण या किसी और का गतिविधियों के कारण नहीं टूटी है, आइडियोलॉजी के कारण टूटी है। क्योंकि शिवसेना की जो मूलभूत आइडियोलॉजी थी, आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया और उसमें पर्सनल हितों को सामने रखा। तो लड़ाई तो वहां भी सीएम के पद को लेकर थी ना तपोष जी, आप उनको सीएम बना रहे रहे थे, तो वो सीएम बनने वहां चले गए, तो बात तो सीएम पद की थी ना। गुफरान जी, आवाज आ गई आपकी? गुफरान जी, मैं एक चीज और बता दूं, कर्नाटका में महर्षि वाल्मीकि वेलफेयर का जो समय कम बचा तपोष जी, गुफरान जी बात अधूरी रह गई, पूरी कर लीजिए गुफरान जी। नवीन जी, और मुख्यमंत्री चेहरे की बात की इन्होंने कि हरियाणा में सैनी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही घोषित कर रखा था। तो महाराष्ट्र की बात करें, छोड़िए, हरियाणा में तो जो हुआ सो हुआ, तो अब महाराष्ट्र में क्या होगा? वहां पे पायलट पहुंच गए, गहलोत जी पहुंच गए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने वाली है। जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ करने की टिप्पणी बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है महाराष्ट्र में अडानी जी का पोर्ट गिर जाता, एयरपोर्ट गिर जाता है, भ्रष्टाचार की कई निशानी उजागर होती है, एक्सप्रेस वे उधड़ जाते हैं महाराष्ट्र में।
तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर, इनके खुद के विधायकों को गोली मार दी जाती है। तो महाराष्ट्र में पूरा तरह का कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिससे निजात पाने के लिए और किसी तरह की रेवड़ियों की ये बात कर रहे थे। मोदी जी 10 सालों से रेवड़ी बांट रहे हैं। ठीक है, अच्छा कब तक सीटों का ऐलान हो जाएगा, कब तक उम्मीद है? सीटों का 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। सही मानो का तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है लगातार सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाना एक दूसरे को चल रहा है, दोस्ती दांव पर है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के। तो राजधर में इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।